हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? मज़े आ रहे हैं लेक्चर देख के? चलो बढ़िया है। तो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा लिक्विड सोल्यूशन का, थोड़े लेक्चर लंबे थे, लेकिन कोशिश की गई थी कि 2 लेक्चर में पूरा लिक्विड सोल्यूशन आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। बट आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया, बहुत लोगों ने कमेंट भी लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया मज़ा आया। चलिए अच्छा है, इसी तरह आप जो है कमेंट लिखते रहिए और देखते रहिए और रिजल्ट की तरफ जो है आप जो है अपना सफ़र बढ़ाते रहिए ना। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। एक्चुअली सॉलिड स्टेट भी बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको बताऊं हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। खास बात इस चैप्टर की है कि बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि सर हम लोगों को तो समझ ही नहीं आता, हम लोग जो है इसमें विजुलाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि 3 डायमेंशन 3D है। 3D आपको क्या करना पड़ता है? विजुलाइज करना पड़ता है। तो फिर मेरा जवाब क्या होता है कि अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो उससे भी बढ़िया। तो बोले भैया ऐसे कैसे यार, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए उससे भी बढ़िया। समझ में आता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं। अगर आप विजुलाइज कर पाते हो तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को रहता है कि सर समझ में तो आया ही नहीं। तो फिर मेरा जवाब रहता है कि जैसे बेटा मैंने पढ़ा था वैसे तुम भी पढ़ लो। बोलो सर आपने कैसे पढ़ा था? क्योंकि आज की डेट में तो आप डाउट पूछ पाते हो। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी थे कभी डाउट नहीं बताते थे ना, मिलते ही नहीं थे, मतलब बात ही नहीं करते थे किसी से, सीधे पढ़ाए, क्लास लिए और घर चले गए। तो अपन क्या करते थे कि जो नहीं समझ में आया उसको रट लिए, भोले बाबा का प्रसाद समझ के खत्म। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको चीजें समझ नहीं आती और आप रट लेते हो कि ऐसे ऐसे होता होगा तो आपके सारे आंसर आएंगे। और अगर आपको समझ में आया और याद भी है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। शानदार काम हो जाएगा कि आपको समझ में भी आया और आपको चीजें रटी भी हैं, तो सबसे शानदार काम हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही? तो सॉलिड स्टेट में बिगिनिंग करते हैं। देखिए होता क्या है कि 2 प्रकार के सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये होता है कि एमॉर्फस सॉलिड क्या है, शॉर्ट में पढ़ते हैं क्योंकि ये सब कोई पूछता नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है समझिए, ऐसे सॉलिड जिनका वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं समझिएगा। अगर अपन बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इधर से आप लिख दीजिए amorphous solid. So crystalline solid and amorphous solid शॉर्ट फॉर्म लिख दी। सो होता क्या है कि यहां पे आप बात करेंगे, पहला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वेल डिफाइंड ज्योमेट्री। पहला पॉइंट क्या है? वेल डिफाइंड ज्योमेट्री। ये देखिए वेल डिफाइंड ज्योमेट्री यानी फिक्स्ड ज्योमेट्री, शेप फिक्स्ड, क्लियर। इसमें ज्योमेट्री इज नॉट फिक्स्ड, इसमें कोई ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं होती। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज नॉट फिक्स्ड। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो होता क्या है, लॉन्ग ऑर्डर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। लॉन्ग ऑर्डर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग ऑर्डर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां पे अपन कहते हैं शॉर्ट ऑर्डर पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? लॉन्ग ऑर्डर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब एक ही मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बार बार एक बहुत लंबा सा आप लैटिस बनता है, एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते होते लॉन्ग ऑर्डर्ड पैकिंग के फॉर्म में होता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा, क्लियर, इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शार्प
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इन रेंज। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है अभी बताएंगे। और इसमें होता है बेटा आइसोट्रॉपिक इन नेचर, समझिएगा। तो एक जो है एनिसोट्रॉपिक, एक आइसोट्रॉपिक। अब ये हुआ कि एनिसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनिसोट्रॉपिक होते हैं। तो एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, एनिसोट्रॉपी क्या होता है, ये होता है कि अगर आप किसी सॉलिड में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलें, उसे हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहानी क्लियर। यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज एनिसोट्रॉपी, एंड all in all direction same physical properties known as isotropy। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो एनिसोट्रॉपिक होंगे, जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे वो आइसोट्रॉपिक होंगे। क्या कहानी क्लियर हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में समझें, जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं, समझिएगा, आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन। इसके एग्जाम्पल जो देखिए रबर, प्लास्टिक, वुड, ईटीसी। ग्लास भी लिख सकते हैं, ग्लास। क्लियर। क्या भाई समझ में आया। अच्छा एक बात और समझिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, एंड एमॉर्फस सॉलिड आर सूडो सॉलिड। जैसे ग्लास होता है सूडो, ठीक है। तो आप समझिएगा, क्या भाई समझ में आ रहा है। ट्रू सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर है, और सूडो सॉलिड होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ये आपको इतनी बेसिक है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन क्या है कि भाई चलो बिगिनिंग है तो थोड़ा सा आपको बता दिया गया। अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ना अपने को, ध्यान रखना। क्या पढ़ना अपने को, मेनली अपने को क्या पढ़ना है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें, देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पढ़ना है वो कितने टाइप का होता है, तो पहला नंबर होगा आयोनिक सॉलिड। शॉर्ट में पढ़ेंगे बेटा ना। देखिए आयोनिक सॉलिड क्या होता है। आयोनिक सॉलिड हम उस सॉलिड को बोलते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर आयंस। समझ में आ रहा है। क्लियर। मतलब जो पार्टिकल्स होने चाहिए वो क्या होते हैं, आयंस। और इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अट्रैक्शन फोर्स बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, NaCl, KCl, CaCl2, ETC। चेक कर लीजिए। दूसरा जो सॉलिड होता है वो होता है बेटा मोलिकुलर सॉलिड। क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, एंड द अट्रैक्शन फोर्स इज, सोचो जरा क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स। मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जैसे I2 सॉलिड, H2O सॉलिड, CO2 सॉलिड, ETC। ये देखिए ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या भाई कहानी क्लियर। तीसरा जो इसमें आता है, बात जरा समझिएगा, तीसरा आता है नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। उसी को कुछ बुकों में कोवैलेंट सॉलिड लिखा है। ठीक है। सो जो है नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड
तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड नेटवर्क फैला है, जैसे बीएसएनएल का नेटवर्क गांव गांव जंगल जंगल सब जगह ना फैला हुआ है। हाँ वो अलग बात है कि फोन नहीं लगता है, ठीक है, वो अलग बात है ना। तो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम, एक के एटम से एटम अगला एटम अगला एटम से ऐसे जुड़ा होता है। जैसे देखिए सी ग्रेफाइट हो गया, सी डायमंड हो गया, ईटीसी, ये जो है नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड आते हैं। एंड लास्ट होता है मेटालिक सॉलिड। सो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होंगे बेटा होंगे मेटल्स, और अट्रैक्शन फोर्स होगा मेटालिक बॉन्ड। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं AU, ZN, AG, ETC, ये जो है मेटालिक सॉलिड है। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है, ठीक है। ये भी आपको बताएं, बहुत कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में कि पूछे ही जाए, एक जेईई मेंस में कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अब इसके बाद क्योंकि पढ़ना तो अपने को क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक टर्म डिफाइंड होगा यूनिट सेल। क्या डिफाइंड होता है भाई, यूनिट सेल क्या होता है। सो बेटा अगर हम बात करें कि यार ये यूनिट सेल क्या है, तो आपको बताया गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट है। क्या है बेटा, ये एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट है जो बार बार रिपीट होके पूरा सॉलिड बनाता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आया क्वेश्चन क्यूबिक यूनिट सेल, कौन सा बेटा, क्यूबिक। इसका मतलब पता है क्या होता है, एक क्यूब होगा, उसके ऊपर क्यूब होगा, उसके नीचे क्यूब होगा, उसके अगल में क्यूब होगा, उसके बगल में क्यूब होगा, उसका टेढ़े भी क्यूब होगा, उसका मेढ़े भी क्यूब होगा। ये है क्यूबिक लैटिस। समझ में आया, मतलब एक क्यूब क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो क्योंकि होता क्या है कि अब बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपको बताया गया था कि फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है। जब फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है तो एक चीज बार बार रिपीट होगी तभी तो फिक्स्ड होगा। मान लो आपने क्यूब कहा, फिर स्क्वायर कहा, फिर हेक्सागन कहा, तो फिक्स्ड कहां रह गया, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि यूनिट सेल क्या है, इट इज अ बेसिक रिपीटिंग यूनिट। लिख लीजिएगा भाई ना, इट इज अ बेसिक रिपीटिंग यूनिट which repeated over and over again and form a complete lattice is known as unit cell। क्या लिख लिए, कहानी क्लियर हो रही है। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट है जो बार बार रिपीट होके एक कंप्लीट सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। क्या भाई बात क्लियर हो रही है, पक्का समझ में आ रहा है ना बेटा। देख लेना, देखो जैसे क्यूबिक यूनिट सेल, ये देखिए हेक्सागन यूनिट सेल। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब रिपीट होगा बार बार, ठीक है, और अगर हेक्सागन यूनिट सेल है तो हेक्सागन बार बार रिपीट होगा। क्या कहानी समझ में आ रही। अब इसके बाद एक नया टर्म आएगा लैटिस पॉइंट। अब ये हुआ कि ये लैटिस पॉइंट क्या है, समझिएगा बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन है लेकिन आपको जानना जरूरी है। सो लैटिस पॉइंट क्या होता है। जैसे हमने कहा भाई क्यूबिक यूनिट सेल समझ में आया, यूनिट सेल क्या समझ में आया कि जो बार बार रिपीट होके पूरा जो सॉलिड बनाता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। मान लीजिए कि क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं, ध्यान से, अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं तो क्यूब में, अच्छा सोचो क्या होता है, सॉलिड स्टेट पढ़ाने के बेटा कई सारे तरीके हैं, कई टीचर अपने 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 अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हमारा जो तरीका है ना बेटा वो बहुत मैच नहीं करता लोगों से, क्योंकि सब अपने अपने तरीके, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल आदमी है। क्या है, प्रैक्टिकल। वही चीजें बताते हैं जो आपको आगे भी काम आए, जो आप अच्छे से कर पाओ। हवा में बताने का, बेवकूफ बनाने का अपना कोई पर्पज नहीं होता है। होता क्या है, सॉलिड स्टेट के लिए क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं। समझ में आता है जो मैं बता रहा हूं, जो लोग करते हैं बहुत समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं होता, ठीक है।
जैसे ऑर्गेनिक में भी आप दें, अगर कहीं पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, वो पूरा सूटकेस लेके घूमते रहते हैं, मॉडल लेके, देखे होगे आप लोग ना, मॉडल लेके बना दिए, देखो ये दिख रहा है, कोई फायदा नहीं है, जीरो फायदा है उसका। क्यों? क्योंकि अभी तो दिख जाता है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपके हाथ में कुछ होगा नहीं, सब खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं। तो देखो होता क्या है कि कुछ मॉडल बना के सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता है कि ये मॉडल देख लीजिए, ये देखिए, ये कॉर्नर ये टच कर रहा है। दूसरा होता है प्रोजेक्टर में दिखा दो, यूट्यूब में डालोगे ना सॉलिड स्टेट के वीडियो, तो आपको ढेर मिल जाएंगे, चाहे जितना देखते रहना, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा ना सॉलिड स्टेट, वही 3D विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो फिर आप नहीं होगा, और फिर रट लोगे तो सब हो जाएगा। देखो तो होता क्या कि जब आप एग्जाम दोगे जेईई मेंस का या एडवांस का, तो कहाँ दोगे? रूम में बैठोगे कि मैदान में बैठोगे? कोई बिहार का या यूपी का कोई प्राइमरी पाठशाला का एग्जाम थोड़ी ना है जो मैदान में बैठ के घास में बैठ के एग्जाम होगा। भाई आईटी का एग्जाम है, तो आईटी का एग्जाम है तो क्या रूम में होगा? रूम तो होगा भाई, उसमें कंप्यूटर लगे हों। तो जिस रूम में आप बैठे हो उसी को क्यूब मान लो, जिस रूम में आप बैठे हो उसी को क्यूब मान लो। अगर आपको रूम में बैठ के क्यूब का समझ में आ गया, हाँ यार ये कॉर्नर ये सॉलिड स्टेट खत्म। क्यों? 90% क्वेश्चन क्यूब से आता है, तो 90% तो बैठे बैठे रूम में ही दिख जाएगा सब आपको क्यूब। क्या कहानी समझ में आ रही? ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट हमने कहा कि क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। जहां जो लेक्चर देख रहा है सब अपने रूम को देखो क्यूब की तरह है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो क्यूबॉइड है। अबे मान लो ना कि क्यूब है, क्यूबॉइड है तो क्या मान लीजिए कि क्यूब है, सारी एज लेंथ सेम है, मानने में क्या जा रहा है? ठीक है, आप देखो कि क्यूब में आपके पास कॉर्नर कितने हैं, चेक करो। सब लोग अपने अपने रूम में कॉर्नर खोजो कितने। अबे याद होगा वैसे ही बे, कितने कॉर्नर हैं बताओ भाई, कितने कॉर्नर हैं? ठीक है, बताओ भाई आदित्य, कॉर्नर कितने हैं? क्या हमारा बेटा भी आज क्लास में बैठा हुआ है, क्लास कर रहा है, पापा आज मैं आपको जो है ना देखूंगा आप कैसे पढ़ाते हैं ना। बोलो भाई आदित्य, कितने कॉर्नर हैं? गिन रहा है। 8। गुड। देखो भाई इसने जोड़ के बता दिया कि भाई 8 कॉर्नर हैं, तो सबको आपको भी समझ में आ रहा है, सेकंड क्लास में पढ़ता है भाई। चलो कॉर्नर तो काउंट किया। ठीक है, सो जो है क्या कर रहे थे कि अपन के क्या कहा कि 8 कॉर्नर हैं अपने पास, दिख रहा है। फेस सेंटर कितने हैं? फेस सेंटर, फेस बताओ, फेस कितने हैं? कॉर्नर, फेस समझते हो? 1 फेस, 1 2 3 4 5 6, कितने फेस हैं? 6। कॉर्नर, फेस, एज, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो लैटिस पॉइंट होता है वो क्या है समझना? पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या थे? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, मेटल्स, जो अपने आयनिक सॉलिड पढ़े थे, याद करो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इनकी जो यूनिट सेल में पोजीशन है उन्हें लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कॉर्नर ऑफ द क्यूब है। एक क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट क्या बेटा? कॉर्नर ऑफ द क्यूब। बताओ एटम कहां है? इसका मतलब कॉर्नर पे। यानी लैटिस पॉइंट क्लियर हो गया। लैटिस पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑक्युपाइड इन एन यूनिट सेल इज नोन एज लैटिस पॉइंट। यानी जो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, मेटल्स हैं, वो यूनिट सेल में कहां बैठे हैं उन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहानी क्लियर हो गई? लैटिस पॉइंट क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो यूनिट सेल आ गया, लैटिस पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्यूब। क्योंकि आपको बताया गया कि बेटा 90% क्वेश्चन कहां से आएगा? क्यूब से। अगर 90% क्वेश्चन क्यूब से आ रहा है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि क्यूब के बारे में हम सब सीख लें? देख लीजिए, तो क्यूब में देखिए, जैसे यूनिट सेल क्यूब है, अगर यूनिट सेल क्यूब है तो आपको क्या लग रहा है कि एक ही क्यूब होगा? अगर यूनिट सेल क्यूब है तो क्या एक ही क्यूब होगा क्या? नहीं बेटा, एक क्यूब है वो बार बार रिपीट होके पूरा लैटिस बनाया होगा। यानी क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब, क्यूब के अगल में क्यूब, क्यूब के बगल में क्यूब, क्यूब के टेढ़े क्यूब,
क्यूब के मेड है क्यूब, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब से मिलकर एक लैटिस बना होगा। क्या वही कहानी क्लियर हो रही है? तो अगर हम क्यूब की इंफॉर्मेशन, जो एक क्यूब में होगा वही हर क्यूब में होगा। क्यों? फिक्स्ड ज्योमेट्री है, फिक्स्ड ज्योमेट्री है, यानी जो इसमें होगा वो बगल में भी होगा, उसके ऊपर भी होगा, सब जगह सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम एक क्यूब के बारे में जान लें तो क्या सारी स्टोरी रिपीट होएगी? क्लियर है? देखिए, अगर क्यूब में कहा जाए तो इसमें हमने कहा कि 8 कॉर्नर्स होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, क्यूब्स में कितने होते हैं बेटा? 8 कॉर्नर्स। सबको समझ में आ रहा है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिएगा, जो लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हैं वो तो सब बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, जो अभी पढ़ने वाले हैं ना 10 मिनट में, उसी से जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? एक कॉर्नर, क्यूब का एक कॉर्नर कितने क्यूब के लिए कॉमन होगा? क्यूब में 8 कॉर्नर्स होंगे एंड 1 कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज कॉमन फॉर, चेक करो, एंड 1 कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स। ये देखो, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार ये समझ ही नहीं आता कि 8 क्यूब में कैसे कॉमन है। तो समझ में अभी हम समझा देंगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? रटा हुआ होना चाहिए कि 8 के लिए कॉमन होता है। कैसे? देखो, आप क्या करो, जिस रूम में बैठे हो ना, ध्यान सुनो, उसमें 4 आप बुक्स रख लो, सेम हाइट की, मतलब बराबर, ऊपर नीचे ना हो। 4 बुक्स टेबल पे फैला दो। फैला दिए? ठीक है? फिर उसके ऊपर फिर 4 रख दो। 4 बुक्स रखो, बिल्कुल जोड़ दो। तो जब 4 बुक्स रखोगे ना बेटा, तो ऐसे सिस्टम बन जाएगा, देखना। क्या इस तरह का कुछ सिस्टम बन जाएगा? 4 बुक्स जब आप इस तरह रख दोगे, सब सेम ना, क्यूब है ना बेटा, सब सेम मानेंगे। अब इसके ऊपर 4 बुक्स और रख दो। चेक करो, पहले आराम से, जल्दबाजी नहीं। अगर इस कॉर्नर को देखो, कोई एक कॉर्नर, इस क्यूब का, हमने इस क्यूब का एक कॉर्नर ले लिया, तो क्या ये जो कॉर्नर है, एक तो अपने क्यूब में कॉमन है, एक इस क्यूब में कॉमन है, एक इस क्यूब में कॉमन है, एक इस क्यूब में कॉमन है। चेक करो, 4 क्यूब में तो कॉर्नर कॉमन है, पक्का। 4 इसके ऊपर रखी हैं। सोचो, तो अगर ये कॉर्नर इन 4 के लिए कॉमन है, तो जब 4 इनके बेटा ऊपर रखोगे तो उसमें भी तो यही कॉर्नर ही कॉमन है। तो 8 क्यूब्स के लिए कॉमन होता है एक कॉर्नर। क्लियर? अब सोचो, अगर आप कॉर्नर पे कोई एटम रख देते हो, एटम हमेशा हम क्या मानते हैं बेटा? स्फेरिकल बॉल है ना। कॉर्नर पे बॉल रख देते हैं क्योंकि वो कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन है, तो अपने क्यूब में जो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा, अपने क्यूब में जो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा, क्या वो 1/8 होगा? भाई, एक रख दिए, वो 8 में बट गया, तो अपने में कंट्रीब्यूशन तो बेटा 1/8 ही आएगा ना। क्यूब इज कॉमन फॉर 8 क्यूब्स, देयरफॉर, समझिएगा, देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन ओन क्यूब इज इक्वल टू 1/8। चेक करो,
क्या समझ में आया? यानी अगर कॉर्नर पे एटम है तो अपने यूनिट सेल में बेटा वो 1/8 होगा। पहले बताओ बात क्लियर हो रही है? देखिए इसके बाद हम बात करें फेस, तो क्यूब में 6 फेस होंगे। कितने होंगे बेटा क्यूब में? 6 फेस। क्यूब में कितनी फेस होती हैं? 6। एक, सामने वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, इधर वाला 5, सामने वाला 6। क्यूब दिख रहे हैं 6 फेस। क्लियर? अब सोच के देखना, एंड 6 फेस आ गए एंड one face of the cube is common for, चेक करो, one face of the cube is common for, चेक करो, एक क्यूब है। अब इस क्यूब से आप बगल में क्यूब रखोगे तो कैसे रखोगे? क्या इसी कॉमन वॉल में ही तो चिपकाओगे? सोच के देखो, या तो ऊपर रख दोगे या तो बगल में सटा दोगे। इसका मतलब क्या ये जो फेस है ये एक इस क्यूब के लिए और एक पीछे वाले क्यूब के लिए, 2 रूम ले लो ना, 2 कनेक्टेड रूम की कॉमन वॉल। भाई एक रूम ये है जिसमें अपन पढ़ा रहे हैं, एक रूम वो है जिसमें बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो दोनों की कॉमन वॉल है। तो एक क्यूब ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, तो क्या ये जो फेस है क्या इसके लिए और पीछे वाले के लिए कॉमन हो गई? यानी क्या एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन हो गई? अगर क्यूब इज कॉमन फॉर 2 क्यूब्स, दैट इज contribution in own cube is equal to half। चेक करो बेटा, क्लियर? समझ में आ रहा है? यही चीजें हैं जो लोग कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे हो जाता है। कुछ बहुत कोई ऐसी कोई तीरंदाजी काम नहीं है कि बहुत कोई भारी चीज है जो समझ में नहीं आएगी। अगला देखो, क्यूब हो गया। अगला पॉइंट है एजेस। अगर एजेस की बात की जाए, एज कि एक क्यूब में कितनी एज होती हैं और एक एज कितने क्यूब के लिए कॉमन होती है। क्लियर है? तो देखो बेटा, अगर अपन एज की बात करें तो चेक कर लो, जहां बैठे हो रूम, बोला जहां बैठे हो वही रूम है भैया, तो चेक करो कितनी एज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बोलो 9, 10, 11 हो 12, 12 एजेस हैं। काउंट कर लो, हमारे पे भरोसा मत रखो। जिस रूम में बैठे हो ना, एज मतलब दीवारें, चेक करो कितनी हैं, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाने वाली 12 एजेस है। तो कितनी है एज, कितनी होंगी? 12। एंड 1 एज ऑफ द क्यूब इज कॉमन फॉर। अब समझना है कि 1 एज जो होगी वो कितने क्यूब के लिए बेटा कॉमन होगी। तो देखो सिंपल, स्टार्ट करें। चलो, आपका मकान 2 फ्लोर का है। कितने फ्लोर का है? 2 फ्लोर का। 2 फ्लोर का मकान है, आप नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हो, वो क्यूब है। देखो ये ऊपर वाली एज है, एक इधर क्यूब लगा है, ध्यान से देखिएगा, एक क्यूब इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, चेक करो। क्लियर? 1, 2, 3 और एक ऊपर जा रहा है, चेक करो, चेक करो जल्दी से। तो क्या आपको एक एज 4 क्यूब में कॉमन दिख रही है? कॉमन फॉर 4 क्यूब्स, दैट इज contribution in own cube is equal to 1/4। क्लियर? नेक्स्ट आता है
बॉडी सेंटर, भैया बॉडी का तो सेंटर एक ही होता है, कोई भी बॉडी हो उसका सेंटर एक ही होगा। अच्छा क्यूब का सेंटर एक, अच्छा बोले ये कितने क्यूब के लिए कॉमन, अबे कॉमन कैसे होगा, बीच में है तो अब कॉमन तो हो ही नहीं सकता ना भाई। तो बॉडी सेंटर 1 एंड 100% कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, समझ में आया, ये कहानी है। अब ये हुआ, ये जो हमने पढ़ा इनका यूज क्या है समझिएगा, बहुत यूज है इनका। बेटा फिर बता, सॉलिड स्टेट की 2 ही क्लास हैं अपने पास ना, तो देखो यूज समझिए। यूज क्या है, क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ध्यान सुन लीजिएगा, लिख नहीं रहे आप, सुनिएगा बस। अ सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 3 एटम्स। सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 3 एटम्स ए, बी एंड सी। चेक करना भाई, अ सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 3 एटम्स ए, बी एंड सी। ठीक है, देखो ए ऑक्युपाइज शॉर्ट में कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, B occupies face center and C occupies edge center। बहुत क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में तो आ ही जाता है, एडवांस में भी आता है। एज सेंटर देखो, ठीक है, बोलेगा फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी है और सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है, तो देखो सॉलिड का फॉर्मूला हमने बताया कि क्या करते हैं कि हम एक यूनिट सेल में जो फॉर्मूला निकालेंगे, समझिएगा, जो एक यूनिट सेल में फॉर्मूला आएगा क्या वही फॉर्मूला पूरे सॉलिड में होगा। क्यों, फिक्स ज्योमेट्री, जो एक क्यूब में वही हर क्यूब में। तो अगर हमने मान लिया कि फॉर्मूला AX BY CZ है, मान लीजिए, यहां से जो x है वो क्या है समझो, जो x है वो है नंबर ऑफ A इन 1 यूनिट सेल। क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव A इन 1 यूनिट सेल। क्लियर। इसी तरह y जो है नंबर ऑफ इफेक्टिव B इन 1 यूनिट सेल, एंड जो Z है ये है नंबर ऑफ इफेक्टिव C इन 1 यूनिट सेल। चेक करिएगा इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब देखो A इफेक्टिव A, इफेक्टिव A कहां है, चेक करो A की पोजीशन कहां है, लैटिस पॉइंट कहां है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। अच्छा क्यूब में कितने कॉर्नर हैं बेटा, 8, यानी हर कॉर्नर पे A है, तो 8 कॉर्नर हैं। लेकिन क्या हर कॉर्नर का 1/8 ही अपने यूनिट सेल में आता है, यही बस समझना है। यानी 8 का 1/8 ही इफेक्टिव आएगा, यही इंपॉर्टेंट समझना है जो क्वेश्चन आता है। इसी तरह इफेक्टिव B देखिए, B कहां है, फेस के सेंटर पे। B कहां है बेटा, फेस के सेंटर पे, यानी फेस कितनी होती है क्यूब में, 6, यानी हर फेस पे B है, यानी 6 B है। लेकिन क्या हर फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन है, यानी अपने क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन आएगा हाफ, यानी 3। इसी तरह इफेक्टिव C आएगा कहां, एज सेंटर, 1/4 अपना होता था,
यानी फॉर्मूला क्या आया, A1 B3 C3, ये आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में आता ही है ऐसा, देख लीजिए एडवांस में भी आ चुका है। क्लियर। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था बेटा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी लेक्चर देखते देखते ऐसा लग जाता है कि अरे और इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हैं तो बहुत ही आसान है। छत में चढ़ने के लिए बेटा सीढ़ी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना, बंदर थोड़ी ना है आप कि सीधे छत में चढ़ जाएंगे ना, सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 3 एटम्स। अ सॉलिड इज मेड अप from 3 atoms A, B and C। वही क्वेश्चन। क्लियर। A जो है कहां है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, शॉर्ट में लिखते हैं, बट वन, ध्यान सुनिएगा, वन कॉर्नर इज missing. A occupies corners of the cube but one corner is missing. ध्यान सुनिएगा, A कहाँ है, corners of the cube में, but one corner is missing. One corner is missing का मतलब ये मत समझ लेना बेटा, क्यूब में 7 ही कॉर्नर हैं बेटा, क्यूब में तो 8 ही रहेंगे। One corner is missing का मतलब है कि 8 कॉर्नर में से 7 कॉर्नर में ही एटम है, एक खाली पड़ा, ये है मिसिंग का मतलब। ठीक है। बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर बट 2 फेस आर मिसिंग। क्लियर। एंड सी ऑक्युपाइज एज सेंटर but half of the edge are missing। समझिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का फॉर्मूला अब बहुत आसान है, बहुत आसान है, कूड़ा क्वेश्चन है लेकिन होता नहीं है। देखिए A B C, एक एक लाइन में समझिएगा। A कहाँ है, कॉर्नर्स पे, कितने कॉर्नर्स, 8 है, कितने पे, 7 पे। ये देखो बार बार वो इफेक्टिव भी सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखो। A कहाँ था, कॉर्नर पे, कितने कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर है, 7 में ही है, लेकिन हर कॉर्नर का 1/8 पार्ट ही अपना है बेटा। 7 कॉर्नर, जिस कॉर्नर पे भी रखोगे उसका 1/8 अपना है, तो इफेक्टिव की बात करना है। बी कहां, फेस सेंटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 फेस आर मिसिंग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 फेस आर मिसिंग। चेक करिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 फेस आर मिसिंग। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 फेस आर मिसिंग, इसका मतलब क्या 4 ही फेस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम कहेंगे कि एटम कितने फेस में है, 4, तो क्या 4, और हर फेस का 1/2 पार्ट अपना होता है, तो 4 × 1/2। सी कहां है, एज सेंटर। बेटा कितनी एज बताई गई क्यूब में, 12। हर एज का कितना पार्ट अपना होता है, 1/4। यानी लेकिन क्या 12 एज में नहीं है, 6 हाफ ऑफ द एज आर मिसिंग, यानी क्या 6 एज हैं, 1/4 है। क्या सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया। चेक करो, सीधा क्वेश्चन, बहुत आसान। कर लेंगे, देख लो 8 से क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो यार, यानी क्या हो गया, A7। चेक करो, क्लियर। A7
B16, ठीक है, C12, चेक करो। तो ये आपका जो है फॉर्मूला आएगा, देख लो। क्लियर? चलिए, एक तो ये आया, एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन हम लिखेंगे और आप ट्राई करेंगे पहले, फिर अपन सोल्यूशन बताएंगे। पॉज कर लेना और फिर कर लेना, फिर देखना कि तुम्हारे को समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग फैकल्टी इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ना। सो करना क्या है, अ सॉलिड इज मेड अप फ्रॉम 3 एटम्स, ठीक है, शॉर्ट में A, B and C। A solid is made up from 3 atoms A, B and C. A occupies alternate corners of the cube। यानी A कहाँ है बेटा? Alternate corners of the cube। A ये यहाँ है, क्लियर। B कहाँ है? ये है alternate face center of the cube। बहुत आसान है, ऐसा लगे बहुत आसान। और यहां पे alternate edge center of the cube, चेक करो। एंड डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब एक बात समझिए, करिए, चलिए देखिए। अच्छा, सॉल्यूशन ध्यान सुनिएगा, स्टार्ट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, फिर अपना कर लीजिए। पॉज करके करिए, फिर वापस आइए, फिर आइए। अब हम सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, A, B, C। A कहाँ है? अल्टरनेट कॉर्नर में। बेटा कॉर्नर 8 होते हैं। अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब 4 कॉर्नर और हर कॉर्नर का 1/8 अपना। B है अल्टरनेट फेस सेंटर। फेस कितने थे क्यूब में? 3। तो अल्टरनेट फेस सेंटर कितने हो जाएंगे? फेस कितने थे? 6। तो अल्टरनेट फेस सेंटर कितने हो जाएंगे? 3 और 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हर फेस का आधा पार्ट अपना होता है ना। सी कहाँ है बेटा? एज सेंटर। एज कितनी है? 12। तो अल्टरनेट में 6 एजेस आएंगे और 6 एजेस का 1/4 अपना आएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए, आप क्या कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A4, यहां से B12 और यहां से C12, तो यानी कि A, B3, C3। ये देखिए, अब जो है ध्यान से इंपॉर्टेंट समझिएगा, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा बेटा कि कितने लोगों ने ये आंसर निकाला था ईमानदारी से। मतलब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो है ईमानदार बहुत है ना। सो जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने ये आंसर निकाला है, ठीक है बेटा। और ये आंसर गलत है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। ये आंसर गलत है, देख लीजिए। अब लेके यार इसमें गलत, तो गलत क्यों है? गलत क्यों है यही समझना है इस क्वेश्चन में। देखिए, अब क्यों गलत है ये समझिएगा, बात जरा समझिए। देखिए, होता क्या है कि जनरली अल्टरनेट का मतलब आधा होता है। जनरली का मतलब होता है
कि हमेशा ये स्टोरी होल्ड नहीं करती कि जनरली का मतलब कि अल्टरनेट का मतलब आधा होता है। अब है क्या अल्टरनेट का मतलब, समझते हो होता क्या है? अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा एक छोड़ के दूसरा। देखो कॉर्नर की बात करो, ये कॉर्नर है, कॉर्नर अपने रूम में देखो, ये कॉर्नर है, तो इससे कनेक्टेड जो कॉर्नर है उस पर एटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टेड कॉर्नर में हो गया तो फिर अल्टरनेट थोड़ी ना, वो तो डायरेक्ट हो गया भाई। तो इस कॉर्नर पे है तो इस पे नहीं होगा, चेक करना, इस पे है, जो ये उंगली हिल रही उस पे है, इस पे नहीं है, तो किस पे होगा? नीचे वाली पे होगा। चेक कर लो, अल्टरनेट आएगा। सामने वाली पे नहीं हो सकता, ऊपर वाली पे होगा। चेक करो, क्यों? इस पे है, नहीं है, नहीं है, चेक करो। अल्टरनेट को समझ आया? तो यानी बात जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एडवांस में आ सकता है। जो अल्टरनेट कॉर्नर आएंगे वो तो बेटा 4 ही आएंगे, वो आपने सही किया था। अब आता है बी, ये था अल्टरनेट फेस सेंटर। अब ध्यान से अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब कि अगर एक फेस पे एटम है, एक फेस पे एटम है, तो उससे जो कनेक्टेड फेज होगा उसमें एटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टेड हो गया तो बेटा फिर अल्टरनेट थोड़ी ना हुआ। यानी सुनो, इस फेस पे एटम है, इस पे एटम है पक्का, तो इससे कनेक्टेड फेज कौन है? चेक करो, इस फेज से कनेक्टेड, इस फेज से कनेक्टेड ये फेज है, इस फेज से कनेक्टेड ये फेज है, क्यों? ये फेज फिर फेज, इस फेज से कनेक्टेड ये फेज है, क्योंकि ये फेज फिर फेज, इस फेज से कनेक्टेड ये नीचे वाला फेज है। चेक करो, यानी अगर इसमें एटम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें एटम है तो इस वाले फेज में नहीं होगा, इस वाले में नहीं होगा, इस वाले में नहीं होगा, इस वाले में नहीं होगा, हैं? तो फिर होगा कहां? खुद ही सोचो। अगर इस फेज पे एटम है तो बाबू केवल सामने वाले फेज में होगा। चेक करो, चेक करो, है नहीं है नहीं है नहीं है, अल्टरनेट हो गया। देखो समझ में आया? यानी कितने फेज आई? 2, और उसका 1/2 पार्ट अपना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी कहां था? एज सेंटर पे। सी कहां था? एज सेंटर पे। एज चेक करो, ये एज है ऊपर वाली ना बेटा, ये एज है, इस एज से कनेक्टेड ये एज है, फिर वो है, फिर वो है, ऐसा ऐसा एज कनेक्टेड। तो अल्टरनेट एज का मतलब कि एक एज पे हो, दूसरी जो उससे कनेक्टेड है ना हो, फिर तीसरी पे हो, फिर चौथी पे, इस तरह, मतलब हो ना हो, ये अल्टरनेट है। चेक करना, अगर ऊपर वाली एज पे है, अगर ऊपर वाली एज पे है तो इस एज से कनेक्टेड एज क्या होंगी? सोचो, इस एज से कनेक्टेड एज, कनेक्टेड जुड़ी हुई है, इस एज से कौन सी एज जुड़ी हुई है? चेक करो, इस ऊपर वाली एज को लो, इससे कनेक्टेड एज कौन सी है? ठीक है, क्लियर? इस एज से हम, बेटा हमारा बहुत ध्यान से पढ़ रहा, जैसे इसको सब समझ में आ रहा है, बहुत भारी ना, बहुत भारी पढ़ाई कर रहा है, सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, समझ एज समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन बेइज्जती हो जाती कभी कभी। ओके, इस एज पे है, इस एज पे है, तो सुनो, इस एज से कनेक्टेड एज ये है, इस पे नहीं होना चाहिए। इस एज पे है, इससे कनेक्टेड एज ये है, इस पे नहीं होना चाहिए। ये एज है, इससे कनेक्टेड एज ये है, इस पे नहीं होना चाहिए। इस एज से कनेक्टेड एज ये है, इस पे नहीं होना चाहिए। फिर होना कहां चाहिए? दिमाग लगाओ, होना कहां चाहिए? देखो, इस एज पे है भाई, देख लेना ये एक्चुअली में क्या होता है, क्या आपको बताएं, क्योंकि अपन तो बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। अपन ने जब पढ़ाई करी ना, कानपुर में पढ़ाई करी, तो सॉलिड स्टेट जब पढ़ाते थे हमारे गुरुजी, तो अपने को तो रत्ती भर समझ नहीं आया था, रत्ती भर, बिल्कुल जैसे तो ना बाउंसर, खड़ाक खड़ाक। कैसे? क्यों? क्योंकि वो तेज बहुत पढ़ाते थे,
अच्छा तेज पता कैसे पढ़ाते थे, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इसलिए अपन बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे समझिएगा। जिस रूम में आप बैठे हैं ना बेटा, उसी को रूम को क्यूब मान के आराम समझिए। इस एज पे एटम है, इससे कनेक्टेड एज पे नहीं होना चाहिए, यानी इस पे है तो इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा। चेक करो फिर किस में होगा, इस एज का अल्टरनेट एज, नीचे वाली एज, पैर नहीं दिख रहा होगा आपको हमारा, ठीक है, नीचे वाली मतलब अब कैसे समझाएं, इसके नीचे वाली ये नीचे वाली, ये नीचे वाली। चेक करो भाई, ऑफलाइन में होता तो सब सामने दिखता ना, अब ऑनलाइन में तो इतना ही दिख रहा है, तो समझ लो भाई। तो इस एज में है ये क्यूब, अच्छा ठीक है ठीक है, इस बोर्ड को क्यूब मानो, इस बोर्ड को क्यूब, तो इस एज पे है तो इस पे नहीं होगा और इस पे होगा, देखो ये वाली एज, तो इस पे दो आ गई। इसी तरह देखो ऊपर वाली एज में है, इसमें नहीं है, लेकिन ये वाली जो एज आएगी उसमें होगा, जब उसमें होगा तो फिर उसके नीचे वाली एज में होगा, तो टोटल एज बेटा आएंगी 4। कितनी आएंगी? 4, और हर एज का 1/4 पार्ट अपना है, तो आंसर आएगा, चेक करो, शानदार क्वेश्चन है, समझ में आया? ये है, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो है ये बात आपको काफी कुछ समझ में आई कि पोजीशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कैसे आता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहला है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। इसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, शॉर्ट में समझते हैं इसमें क्या क्या पूछे जा सकता है। सिंपल क्यूबिक सेल, इसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट होता है लैटिस पॉइंट। इसका लैटिस पॉइंट होता है कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यानी सिंपल क्यूबिक सेल में एटम की पोजीशन कहां होगी? कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे। फिर एक टर्म आएगा इसमें जेड। जेड क्या है? ये है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, molecules, ions in one unit cell। बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक यूनिट सेल में कितने हैं, वो जेड है। क्लियर है बेटा? क्लियर? तो अगर हम जेड की बात करें कि यार जेड क्या है, तो जेड कितना होगा समझो। जेड का वैल्यू होगा कॉर्नर पे बेटा, हर यूनिट सेल का 1/8 जेड आएगा, इसका 1। चेक करो जेड क्या आएगा? 1। क्या कहानी क्लियर हो रही? देख लीजिए। अब इसका अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएं कि यार कैसे क्या होगा इसमें। अच्छा, और एक आपको बताएं, डायग्राम के लिए बेस्ट डायग्राम आपको कहां मिलेंगे? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से अच्छे डायग्राम सॉलिड स्टेट के और किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जो भी मिलते हैं सब एनसीईआरटी के कॉपी हैं। तो आप डायग्राम के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। तो है क्या इसमें, देखो कैसे होता है SCC। ये है क्यूब, ये देखिए ये क्यूब है। क्लियर? अच्छा, क्यूब में एटम कहां कहां रखे हैं बेटा? कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में। तो कॉर्नर्स में कैसे पोजीशन रखी जाती है समझिएगा। देखिए ऐसे एक कॉर्नर्स पे ऐसे एटम रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे कॉर्नर्स पे ऐसे एटम रखा होता है, यानी ऐसे अरेंजमेंट होता है कि एक कॉर्नर का एटम दूसरे कॉर्नर के एटम को टच करे। इसी तरह इधर भी होगा,
इसी तरह सब में रखा होता है, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, फील कर लीजिए कि ऐसे ऐसे एटम का अरेंजमेंट होता है। फिर इसमें जो अगला कंडीशन आती है वो आती है टचिंग कंडीशन। टचिंग कंडीशन मतलब कि कैसे एटम एक दूसरे को टच करेगा। तो देखो ये इसकी आर, इसकी रेडियस है एटम की बेटा, ये आर है, और ये एज लेंथ है क्यूब की। तो टचिंग कंडीशन एससीसी की होती है 2r का वैल्यू a के बराबर। ये देखिए, क्लियर है, देखिएगा। फिर इसमें एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, यहां अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम के रेस्पेक्ट में कितने नियरेस्ट एटम है, या ये कहें कि नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स विद रेस्पेक्ट टू वन एटम। क्या है? नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स विद रेस्पेक्ट टू वन एटम, यानी एक एटम एक पूरे यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में नहीं, सब मिला के एक पूरे लैटिस में एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम को टच करते हैं। ये कहीं ये कर हो गया। और इसका दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विद रेस्पेक्ट टू वन एटम। चेक करो, ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट जो सबसे पास का होगा पड़ोसी, उसी को तो टच करेगा। नियरेस्ट नेबर्स, एक एटम के रेस्पेक्ट में कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर हम एससीसी की बात करें कि एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल में कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो आप ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर अपन ये समझें कि यार मान लो इस एटम की बात हो रही है, चेक करना, इस एटम की, तो अपने यूनिट सेल में ये कितने को टच करेगा, ये चेक कर लो। अपने यूनिट सेल में देखो, एक इसको और एक यहां भी एटम होगा, देखो ऐसे, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर टच कर रहे हैं। तो अपने यूनिट सेल में चेक करो, क्या इसने अपने यूनिट सेल में 3 एटम को टच किया है भाई? देख लो। अच्छा, अब देखो, इस कॉर्नर से एक क्यूब ऊपर गया होगा, यहां कहीं कॉर्नर होगा, एक कहीं यहां कॉर्नर होगा और एक कहीं यहां कॉर्नर होगा। ये देखो, चेक करो बेटा, क्लियर? क्लियर? तो यहां पे आप ये देखोगे कि यहां पे जो कॉर्नर होगा उसको भी टच कर रहा होगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। अब रूम में बैठ के देखो, रूम में एक कॉर्नर पकड़ लो, पकड़ लिया बेटा, रूम में कॉर्नर पकड़ो, एक कॉर्नर, ये कितने कनेक्टेड कॉर्नर है, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर। 3 कॉर्नर तो अपने रूम में दिख रहे हैं। और यही ऊपर वाले रूम में जाओ, ऊपर वाले रूम के जो कॉर्नर हैं वो भी तो इसी से कनेक्टेड ही हैं। देखो, तो ऊपर वाले रूम का इधर, एक इधर और एक इस साइड, देखो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी का जो आएगा वो 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। क्लियर? देख लीजिए। फिर आता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगर कभी निकालना हो तो कैसे क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू, भाई डेंसिटी जो है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम की अगर बात करें कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो अगर अपन ये बात करें कि यार डेंसिटी का वैल्यू जो है ये क्या माइक निकल जाता है बेटा ना, तो आपको आवाज आने लगती होगी फिर। तो डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास समझिए, मास कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो, मास बेसिकली क्या होता है, अगर एटम की बात करें, क्लियर करो, तो एक एटम का मास क्या होता है? m/na। m है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर।
अगर इफेक्टिव एटम जेड हो, ये होगा इसका मास और वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ये देखो, ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का, बस जेड चेंज होगा। m by na जो है इट इज द मास ऑफ वन एटम, m by na इज द मास ऑफ वन एटम। और यूनिट सेल में अगर मान लीजिए इफेक्टिव एटम जेड हैं तो जेड इंटू m by na टोटल मास बाई ए क्यूब, ये डेंसिटी आएगी। अगर SCC का डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी तो 1 m by na बाई ए क्यूब, ये जो है SCC की डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? फिर आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब समझिए होता क्या है। टोटल वॉल्यूम कितना है क्यूब का? ए क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना बेटा? एक क्यूब का ए क्यूब। तो उस ए क्यूब का कितना परसेंट वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी अगर एक के रेस्पेक्ट में है तो फ्रैक्शन बोल देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, और 100 के रेस्पेक्ट में है तो परसेंटेज बोल देंगे। ठीक है, यानी परसेंटेज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर? मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंटू 100। ये देखो, percentage volume occupied by the constituents particle of the cube is known as packing efficiency. This means, समझिएगा, मतलब कहने का कि SCC की अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाए तो देखिए क्या लिखिएगा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। Z इंटू क्यों? क्योंकि एक एटम का बेटा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर उसमें हम कहेंगे जेड इफेक्टिव एटम्स हैं एक यूनिट सेल में तो टोटल वॉल्यूम बाई ए क्यूब इंटू 100, दिस इज इक्वल टू Z1 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ए का वैल्यू टचिंग कंडीशन 2r क्यूब इंटू 100, ये आप देखोगे ये आएगा π/6 इंटू 100%। ये देखिए, क्लियर है? चेक कर लो बेटा, क्लियर? कहानी क्लियर है? देख लीजिए। अच्छा, ये इसको सॉल्व करिएगा तो ये लगभग जो है 52% के आसपास आती है। एग्जैक्ट 52.4 आएगा, हर साल आता है वही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी कभी कभी वॉइड फ्रैक्शन पूछ लेता है। वॉइड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब एक के रेस्पेक्ट में, वॉइड का मतलब खाली। तो क्या कहेंगे? 1 - 0.52, ये लो 0.48, 48% लगभग। एग्जैक्ट निकालोगे तो अलग आएगा। ये ध्यान रखना। एक्चुअली में क्या होता है कि लोगों को पाई बाई क्या पता होता है, लोगों को पता होता है 52% रख लेते हैं, लेकिन पता चले पाई में दिया है। कैसे? वॉइड एफिशिएंसी पूछा हो ऐसे दिया हो तब देखो, क्लियर? देख लो। तो क्या SCC की कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? SCC समझ में आया? अब थोड़ा सा हम लोग और बात कर लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो लैटिस होता है ना, वैसे क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए बहुत डिटेल में तो बात नहीं कर सकते। एक लैटिस में क्या होता है, एक 2D लैटिस होता है, एक आपका 3D लैटिस होता है। समझिए, 2D लैटिस, 3D लैटिस। अभी वो ये 2D लैटिस और 3D लैटिस, ये क्या मतलब है? तो जो 2D लैटिस होता है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लीजिए
जो शेप ऑफ एटम होगा 2D में वो हम मानेंगे सर्किल। शेप ऑफ एटम क्या मानेंगे 2D में? सर्किल। और 3D में जो शेप ऑफ एटम होगा, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्फीयर। क्लियर? 2D में हम बात करेंगे एरिया ऑफ द एटम की, और 3D में बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एटम्स की। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देख लीजिए। ये देखो 2D में हमेशा एरिया की बात होगी क्योंकि सर्किल है, तो एरिया ऑफ द एटम इक्वल टू लिखना पाई आर स्क्वायर, और यहां वॉल्यूम लिख देना 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें देखो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो चेक करो। क्लियर? और इसमें जो है आप समझो, इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें पैकिंग एफिशिएंसी आपसे पूछा है। क्या पूछा है इसमें? पैकिंग एफिशिएंसी। चेक करो, क्वेश्चन ये है, अब बोला फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये स्क्वायर, ये क्या है भाई? स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, इसका मतलब 2D हो गया। क्लियर करो। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? देखो पैकिंग एफिशिएंसी लिखोगे, देखो इसमें सबसे पहले आप निकालो जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। देखो क्योंकि ये 2D है तो ये कॉर्नर पे रखा है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन 90 डिग्री है तो 1/4 होगा। तो 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी 4 एटम है, हर का 1/4 है बेटा 1 हो गया। क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुआ? 1 × पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल एरिया, ए मान लीजिए ए स्क्वायर × 100। चेक करो, ए क्या? ये पूरा। अच्छा, ए का वैल्यू कितना दिया आपको? 2r। तो यहां से देखो पाई आर स्क्वायर, ए की जगह 2r रख दीजिएगा × 100। चेक करो, तो ये हो जाएगा चेक करो 2r स्क्वायर, तो हो गया 4r स्क्वायर 25, r स्क्वायर 25 पाई%। अब एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया। अब यही क्वेश्चन जो है आईटी में पूछ चुका है एडवांस में। क्या क्वेश्चन था वो समझते हैं। अब क्वेश्चन जो था एडवांस का वो क्या था? क्लियर? ऐसे था। ठीक है, बोला फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी। सब एटम के साइज क्या है बेटा? सेम है, ध्यान रखना ना। सो ये आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस। सो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे को क्या पहले निकालना है? जेड।
जेड क्या लिखोगे, इसका 1/4 1/4 1/4 1/4 यानी 4 का 1/4 और प्लस सेंटर में 1, जेड आया 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 100। चेक कर लो। अब ए का वैल्यू 2r मत रख देना, क्योंकि ए का वैल्यू 2r तो टच नहीं कर रहा। देखो ये देखो, ये देखो क्या 4r का वैल्यू a√2 आएगा। चेक करो, ये 4r है और 4r का वैल्यू डायगोनल हो गया a√2, तो a का वैल्यू हो गया 4r/√2। तो यहां से 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई ए की जगह रख देना 4r/√2 का स्क्वायर इंटू 100। क्या सॉल्व कर लोगे? लगभग 79% के आसपास आती है, 78 पॉइंट समथिंग ना, देख लेना। ठीक है, और देखो, और ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये तो आईटी में पूछ चुका है। अब अपन बात करेंगे क्या पूछ सकता है जेई मेंस में भी, एडवांस में भी। देखो ये है आपके पास 2D हेक्सागन, 3D नहीं है, 2D हेक्सागन है। ठीक है, और जो है देखो ऐसे एटम रखा हुआ है फंस गया, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे सारे एटम आइडेंटिकल शेप के हैं भाई, आइडेंटिकल है। वो थोड़ा बनाने में थोड़ा रहता है, आराम से बनाओगे तो बन जाएगा। ऐसे बोला फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर? अब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 2D हेक्सागन पैकिंग है ना, तो बात जरा समझो कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फिर बता दें। सारे क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव देखो, एक तो सेंटर वाला पूरा है, पूरा प्लस ये जो कॉर्नर पे जो आप एटम रखे हो उसका कितना कंट्रीब्यूशन हेक्सागन में। तो आप देखिएगा कि ये एंगल होता है 1, कितना होता है बेटा? 120 और पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो 360 का 120 कितना हो गया? 1/3, यानी हर एटम का 1/3 अंदर है। चेक करो, तो क्या 6 का 1/3? चेक करो, चेक कर लो भाई। क्लियर? तो 1/3 यानी कि जो ये आया, ये आ गया 1 + 2 3, ये आया जेड इफेक्टिव। चेक करो, 6 एटम थे, हर एटम का कितना? 2/3 तो नहीं है, 1/3 है, 2/3 चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ न कर देना। देखो कैसे निकालते हैं, क्योंकि 2D है, 2D है तो अपन क्या करेंगे कि 360 एंगल है और 360 ऐसे निकालते हैं, 360 का 120 लाना है। क्लियर? कितना लाना है? 120। तो 360 में आप कितना लाओगे तो 120 हो जाए, ये चेक कर लो। क्लियर? 3 तो करोगे, ये देखो, तो 1/3 तो हुआ बेटा। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। चेक करो, क्लियर? अगर अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकालें कि यार पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, तो देखो एक बात समझो, पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी जेड इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से, अब यहां लिखोगे एरिया ऑफ हेक्सागन, ये नहीं A² कर दिए, एरिया ऑफ हेक्सागन
इंटू 100, तो यहाँ आएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ हेक्सागन। देखो ध्यान सुनो, देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, तो यहां से 6√3/4 ए स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर, तो ये इतना हो गया बेटा, ये अपन क्या बात करेंगे, बराबर हो गए ना, तो ए स्क्वायर इंटू 100, चेक करो। और ए की जगह क्या रखोगे, 2r, क्योंकि टचिंग है, तो यहां से कितना आएगा चेक कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 2, ये हो गया 2 गया ऊपर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाई √3, ए की जगह 2r का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं, चेक करो कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया नीचे आ जाएगा 2√3, तो ये हो गया 100 पाई बाई 2√3। ये आप बेटा सॉल्व करके देख लेना कितना आता है, समझ में आया? तो 2D में ऐसे बात करते हैं, 3D और 2D में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। ध्यान रखना 2D का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3D तो सब लोग पढ़ते हैं, 2D इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कहानी समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर। सो जो है अब हम लोग बात करेंगे, SCC तो हो ही गया अपना, अब BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग बात करेंगे, ये आपको ऐसे सब पता होगा, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इसका होता है कॉर्नर्स as well as बॉडी सेंटर, मतलब कहां एटम है, कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे। सो जेड इफेक्टिव आ जाएगा 8 कॉर्नर का 1/8, बॉडी सेंटर का 1, 2। क्लियर करो। तो यहां पे क्या होगा जरा ध्यान समझिएगा, ये है क्यूब। ये देखिए क्यूब में खास बात है कि यहां पे एक कॉर्नर पे एटम होता है, यहां एक कॉर्नर पे होता है, इसी तरह यहां एक कॉर्नर पे होता है। बीसीसी में खास बात होता है, बॉडी के सेंटर पे एटम है, ध्यान रखना यहां एटम है। होता क्या है बीसीसी में, कॉर्नर वाला एक दूसरे को टच नहीं करता, यानी इन बीसीसी लैटिस कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर। तो अब ये हुआ कि फिर टच किसको करता है, अगर अपन ने ये कहा कि भाई, अगर अपन ये कहें कि जो कॉर्नर एटम है अगर कॉर्नर को टच नहीं करता तो फिर कैसे टचिंग होती है, तो वो कॉर्नर एटम, ये बॉडी सेंटर, वो नीचे वाला, यानी बॉडी डायगोनल के क्रॉस टचिंग होती है। समझो, अगर कभी डाउट हो कि टचिंग कंडीशन कैसे पता चली, तो देखो टचिंग कंडीशन दो होंगी, ए का वैल्यू 2r, ए का वैल्यू 2r कैसे, मान लो ये टच करते तो ए का वैल्यू 2r, लेकिन टच, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि कॉर्नर, ऐसे समझो कि भाई दूसरी कंडीशन ऐसे, ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर, ये कॉर्नर, चेक करो, तो ये जो है ये वाली डिस्टेंस, बात जरा समझो। तो यहां पे क्या होना है, फिर से बनाते, देखिए ये जो है ये बॉडी डायगोनल है आपका, और इसकी डिस्टेंस होती है a√3। चेक करो बेटा, बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, a√3, और ये एटम ऐसे रखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां से r, ये 2r और ये r, ये देखो, तो 4r का वैल्यू a√3, तो 2r का वैल्यू a√3/2। अब देखो यहां 2r का मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस a है, यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है a√3/2, तो जो कम होगी वो टच करेगी, यानी ये सही है और ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर इन बीसीसी लैटिस।
तो कौन टच करता है? कॉर्नर, बॉडी का सेंटर, देन कॉर्नर। बॉडी डायगोनल के क्रॉस टचिंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये टचिंग कंडीशन हो गई, 2r का वैल्यू a√3/2। अब इसके बाद जो है अगर अपन बात करें कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो सिंपल, अब इसमें दो तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर एटम। तो देखो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम। देखो बात समझो, कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर एटम क्या किसको टच करेगा? ये कॉर्नर एटम केवल बॉडी के सेंटर को टच करेगा, कॉर्नर को नहीं टच करेगा। अच्छा सोचो अगर कॉर्नर एटम केवल बॉडी के सेंटर को टच करेगा, क्या एक कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक कॉर्नर 8 कॉर्नर क्यूब के लिए कॉमन है, एक कॉर्नर 8 क्यूब के लिए कॉमन है, तो क्या हर क्यूब का बॉडी सेंटर उस कॉर्नर वाले एटम टच कर रहा होगा? तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8 आ जाएगा। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम इन 1 यूनिट सेल, तो 1 आएगा। क्यों? ये केवल इसी को टच कर रहा है बेटा। अगर अपने यूनिट सेल में बात करोगे तो 1 आएगा, लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर with respect to बॉडी सेंटर इक्वल टू 8 कैसे? बॉडी सेंटर पे जो एटम है क्या वो 8 कॉर्नर से बराबर की डिस्टेंस पे है, तो 8 को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। क्या भाई बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया। यानी ऐसे सोचो, कभी कभी ऐसे आता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन BCC इक्वल टू 8 ही बोलते हैं। नियरेस्ट नेबर्स का मतलब ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और डिस्टेंस अगर पूछा जाए, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स वो आएगी आपकी कितनी? a√3/2 टचिंग कंडीशन। अच्छा कभी कभी ऐसे पूछता है नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है जो टच कर रहा है उसके अगली डिस्टेंस। तो अगली डिस्टेंस क्या होगी? कॉर्नर कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर वाला एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, तो नंबर आ जाएगा इसका 6 और डिस्टेंस आ जाएगी इक्वल टू a। 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? a के बराबर। समझ में आया BCC का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अपन बात करेंगे इसके पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब इंटू 100। z का वैल्यू 2 आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब बाई a की जगह कितना रखोगे? देखो 2r का वैल्यू था a√3/2, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको 4r/√3 का क्यूब इंटू 100। चेक करो, क्लियर? तो ये लगभग जो है बेटा 68% आएगी। सॉल्व कर लेना, पाई में भी देख लेना, 68%। क्या समझ में आया? पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड एफिशिएंसी क्या करोगे? 100 में से माइनस कर दोगे तो वॉइड एफिशिएंसी आ जाएगी। आसान है, क्लियर है? BCC नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको इतनी बात क्लियर हो गई। क्या भाई बात समझ में आ रही है?
क्लियर? तो इतना जो है अपन ने बीसीसी में पढ़ लिया। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें एफसीसी और आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे। थोड़ा अगला लेक्चर बेटा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बचा हुआ है, तो हम पूरा कवर करेंगे। जो भी बचा हुआ है कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।